22B का 11th क्वेश्चन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite side is 60 degree. अच्छा, a person is standing on the bank of a river. ठीक, यानी एक दो समझ लीजिए कि ये हमारा एक नदी हो गई, इसके दो किनारे हो गए, एक बैंक ये वाला हो गया, एक बैंक ये हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो नदी के एक बैंक की तरफ खड़ा है. ठीक है, इस तरफ मान लेते हैं. And observes that the angle of elevation of a top of a tree standing on the opposite side is 60 degree. और पर्सन मान लेता है फिलहाल यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, और नदी के दूसरे बैंक पर किनारे पर एक ट्री है. ये हमारा ट्री हो गया. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि ये वो ऑब्जर्व ये करता है इस पॉइंट से कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अभी फिलहाल वो 60 डिग्री. ठीक है, थोड़ा सा पास बना लेते हैं. वो फिलहाल यहाँ पर इस पोजीशन पर है और यहाँ से देखता है कि जो ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है. इसको ए, इसको बी और इसको सी बोल देते हैं. आगे कहता है इसके बाद when he moves 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक. अंडरलाइन करिए आप लोग 40 मीटर अवे. ये इंपॉर्टेंट है कि वो बैंक से 40 मीटर अवे जाता है. यहां से यहां तक ये हमारी रिवर हो गई. ठीक है, एक किनारा यानी बैंक रिवर का ये है और एक बैंक ये है, दो किनारे हैं रिवर के. अब वो कहता है कि जब ये वाला पर्सन जहां पर अभी सी पॉइंट पे था इससे 40 मीटर दूर जाता है, बैंक से 40 मीटर दूर जाता है, तो ये हमारा 40 मीटर हो गया और इस पॉइंट को डी मान. जब वो किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वो ये देखता है कि जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया. इसी ट्री का अब नया जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया. ये लीजिए. ठीक है, एक किनारा हमारा ये रहा नदी का, एक किनारा ये रहा, ये नदी के विड्थ हो गई. और शुरुआत में जब वो नदी के किनारे पर खड़ा है और दूसरी तरफ पेड़ है तो देखता है जो पेड़ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री. अब वो नदी के किनारे से जब 40 मीटर दूर जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री चेंज हो जाता है. ठीक है, अब पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि ट्री की हाइट बताइए सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक. ठीक है, ट्री की हाइट बतानी है हमें सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक. फिलहाल जो कुछ लिखा है इसको हम यहाँ से कर देते हैं. मान लेते हैं ट्री की हाइट जो है हमारी वो h. लेट दी हाइट ऑफ ट्री बी h मीटर. माना कि ट्री की हाइट हमारी जो है वो h मीटर. अब आगे कहता है क्वेश्चन में, देखिए एक बार tan 60 डिग्री लगाएंगे और एक बार tan 30. अभी फिलहाल BC की वैल्यू को x मान लेते हैं. अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, परपेंडिकुलर हमारे पास है h और बेस है हमारे पास x. तो यहां से h की वैल्यू आ गई √3x. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. इसको संभाल के रखेंगे, आगे यूज में आएगा. अगली बार हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABD. ABD में tan 30 डिग्री. ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 की वैल्यू 1/√3. परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है h, और इस बार बेस तो आएगा यहां से लेके यहां तक x + 40. ये पूरा बेस आ जाएगा x + 40. ठीक है, बोलो बच्चों से यहां तक समझ आया? यस सर. यस सर. x + 40. अब यहाँ पर हम ये वाली x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट
वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1. पुट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1. इस वाले h की जगह पर अब मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं √3x. आइए करते हैं सॉल्व. 1/√3 सर इज इक्वल टू, हाँ बोलिए सर आपने ये जो x प्लस 40 रखा है, ये मतलब क्यों रखा है? ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरी BD की वैल्यू ली है tan 30 डिग्री पे. मैं यहाँ पर ट्राइंगल अगर आपको बना के दिखाऊं तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ABD की. ये H और ये पूरा x प्लस 40 बेस. हाँ बेस पूरा x प्लस 40. ओके. देखा ये फिगर दिख रही है छोटी वाली या नहीं? नीचे बना बोलो. ठीक. तो अब मैं h की जगह यहाँ पर इस h की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगा √3x. ठीक है. √3x अपॉन x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x हो जाएगा. अब इधर आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2x और 2 से रिड्यूस करोगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी. अच्छा एक काम और आप इसमें कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. आप चाहें तो x की जगह भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. x की जगह h अपॉन √3. थोड़ा टिपिकल होगा पर सॉल्व हो जाएगा. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अब वो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी. हमारे पास h की वैल्यू है √3x. आप सबको पता ही है √3 की वैल्यू 1.732 इंटू x की जगह 20 मल्टीप्लाई करिए और बताइए. चलिए फटाफट 3 2 जा 6 बोलो 34.64. 34.64 मीटर. ये लीजिए डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हमारे पास आ गई. उसने क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे. हाइट करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस. अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है विड्थ ऑफ रिवर. वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. देखिए विड्थ ऑफ रिवर यही होगी बी और सी वाली पोजीशन. सेकंड पार्ट इसका है विड्थ ऑफ रिवर. विड्थ ऑफ रिवर वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. जब मैंने आपको पहले समझाया था, चैप्टर समझाया था, तो मैंने आपको बताया था बी से सी तक की पोजीशन जो है, बी से सी तक की पोजीशन, ये बी भी बैंक है और ये सी भी बैंक है. तो इसलिए बी से सी के डिस्टेंस को ये विड्थ ऑफ रिवर कहेंगे, जो कि x है, जो कि 20 मीटर. बोलिए समझ आ गया सोल्यूशन? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें पूछना है, अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए. बोलिए. सर समझ आ गया. अच्छा अब ये बताइए 12th में किसी को प्रॉब्लम है क्या? 12th सर सॉल्व एक बार कराना. सेकंड पार्ट दोबारा बता दीजिए. हाँ सेकंड पार्ट ये है इसमें कि ये जो बी टू सी की वैल्यू है यही विड्थ ऑफ रिवर है. ये वाली बी, ये भी बैंक ऑफ रिवर, बैंक है, रिवर बैंक. और ये भी सी पार्ट भी रिवर बैंक है. यानी जो विड्थ है रिवर की वो ये बी से लेके सी तक, जिसको हमने एक्स लेट किया, ये है विड्थ ऑफ रिवर. और वो ऑलरेडी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. अब बच्चों और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें पूछना है तो पूछिए. बोलो. अब अगला पूछो मेरे से. 12th पूछना है किसी को? 12th सर ये 12th क्वेश्चन में जो 160 मीटर है वो सेकंड टावर की हाइट है. अभी पढ़ते हैं. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 75 मीटर. ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर है. एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड व्हिच इज 160 मीटर. हां सेकंड टावर. ठीक है. जो एंगल ऑफ Okay, sir. डिप्रेशन है फर्स्ट टावर का दिया हुआ है. ठीक है. एज सीन फ्रॉम द सेकंड टावर व्हिच इज 160 मीटर हाई, इट्स 145 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर. ये सेकंड टावर. किसी को 12th कराना है या आगे बढ़ जाए? 13 के पे आए. बोलिए. सर 13. चलिए तो 13 करते हैं. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर. नो सर. नो सर. ठीक है. ठीक है.
13th क्वेश्चन है। The length of the shadow of a tower standing on the level plane is found to be 2y meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 45 degree. Prove that the height of the tower is y bracket under root 3 plus 1 meters. वो कहता है कि जो लेंथ ऑफ शेडो है टावर की, मान लेते हैं एक टावर है, यहाँ से ये हमारा टावर हो गया। कहता है इस टावर की जो लेंथ ऑफ शेडो है वो 2y मीटर लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है 45 से। तो मान लेते हैं इनिशियली ये एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 और आपको मैंने पिछले टर्न पर भी बताया था कि जो ये पोजीशन होगी बी और सी वाली, ये जो है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टावर। याद है आप लोगों को? ये है सॉरी शेडो ऑफ टावर, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो। याद आया? मैंने आपसे बताया था कि जो लेंथ Yes, ऑफ sir. शेडो है Yes, sir. बनेगी, है ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है हमसे कि एक टावर है और जो सन के एल्टीट्यूड की वजह से इस शेडो की जो लेंथ बनती है वो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्ट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 डिग्री हो जाता है तो ये जो लेंथ ऑफ शेडो है 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है। कहता है कि जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 हो जाता है तो थोड़ा और शेडो को बढ़ा लेते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन को 30 डिग्री लेते हैं। इस पॉइंट को डी कर देते हैं और इस एंगल ऑफ एलिवेशन को 30 डिग्री। कहता है कि ये जो लेंथ ऑफ शेडो है ये 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है, तो ये CD की डिस्टेंस 2y मीटर लॉन्गर हो गई शेडो। अब जो टावर की लेंथ, शेडो की लेंथ थी वो 2y मीटर लॉन्गर हो गई। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक टावर जिसका शुरुआत में एंगल ऑफ एलिवेशन सन के एल्टीट्यूड से 45 डिग्री बनता है और जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 डिग्री हो जाता है तो जो लेंथ है शेडो की टावर के वो 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है, 2y मीटर बढ़ जाती है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव कि जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर है वो y अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर है। ये हमें प्रूव करके दिखाना। अब आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये फिगर क्लियर भी हुई है? 2y ये खाली CD वाला पोर्शन 2y क्यों हुआ, ये 45 क्यों आया और ये 30 डिग्री क्यों आया? अगर ये क्लियर हुआ है तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बोलिए। यस सर, समझ आ गया। सर एक बार बता दीजिए 2y क्यों आया? हाँ मैं बताता हूँ दोबारा से। देखिए अभी जब सन का एल्टीट्यूड कहता है, देखिए जब इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था तो CB जो थी वो लेंथ ऑफ शेडो थी टावर। अब जैसे ही ये एल्टीट्यूड, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 हो जाता है तो ये जो लेंथ ऑफ शेडो है 2y मीटर बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है। कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो एक टावर की जो शेडो की लेंथ है वो 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है, 2y मीटर बढ़ जाती है। तो ये लॉन्गर ये वाला पोर्शन हुआ, CD वाला 2y मीटर। बोलिए समझ आया? यस सर। अब हम कहते हैं प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ, लेट दी लेंथ और आई शुड से हाइट ऑफ टावर, लेट दी हाइट ऑफ टावर बी h। मान लिया हमने टावर की हाइट क्या है h। तो बेसिकली अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? हाइट ऑफ टावर की जगह हम यहाँ पर h लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ h इज इक्वल टू y ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। बोलिए समझ आया? ये हमने टावर की यस सर। यस अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो CB वाली की डिस्टेंस है वो x, लेंथ ऑफ शेडो x।
अब एक बार ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम ABC, उसमें tan 45 लगाएंगे, और अगली बार ट्राइंगल लेंगे लार्जर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल ABC, जिसमें हम tan 30 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, प्रूफ। In triangle ABC tan 45 डिग्री होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो h हो गया और बेस x हो गया, और आप सबको पता है tan 45 की वैल्यू होती है 1 h अपॉन x, तो इससे हमारे पास पहली इक्वेशन बन गया है h इज इक्वल टू x। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दोबारा बताओ। नहीं सर। ठीक, अब आगे नो देखिए। सर। अगली बार अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ABD। याद रखिएगा, अगर जब आप पूरा BD को कंसीडर करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस 2y, पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये x और ये 2y ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये x और 2y ऐड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 2y पूरा पूरा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल है ABD, तो फिर से बना देता हूँ, ये वैल्यू है x प्लस सर 2y। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने इसमें जो ये करा है कि प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, और इसमें आपने जो इसकी वो है मतलब BC जो दिया है आपने, हाँ यानी कि जो हाँ बेस इसका दिया है वो आपने x लिया है। हाँ सर मैंने इसमें y हाँ, मान के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो उससे मतलब कोई डिबोट नहीं होगा ना मतलब? गलत हो जाएगा। देखिए y ऑलरेडी एक वेरिएबल चल रहा है, तो आप अगर CB की वैल्यू को y मानेंगे तो गलत है, आपको कोई और वेरिएबल एसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले से ही एक वैल्यू दी हुई है 2y जो लॉन्गर लेंथ है शेडो, तो आपको कोई और वेरिएबल एसोसिएट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो हम लगाते हैं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस हो जाएगा x प्लस 2y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन x प्लस 2y। अब आपको तो h की वैल्यू चाहिए, जो कि प्रूफ करना है y ब्रैकेट अंडर 3 प्लस 1, तो h का होना तो यहाँ बहुत जरूरी है, h तो आप हटा नहीं सकते। तो ये वाला जो वेरिएबल आपको दिख रहा है x, उसकी जगह आप h लिख सकते हैं, क्योंकि h और x दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 2y। b कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज x एंड h आर इक्वल, क्योंकि x और h दोनों इक्वल है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। सर हम ऊपर वाली h की जगह x नहीं लिख सकते थे? x लिखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं आपको वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको h की वैल्यू चाहिए x की नहीं, आपको h चाहिए, हाइट ऑफ टावर चाहिए, आपको h चाहिए, इसलिए x का वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं। वैसे देखिए, आप उसकी जगह x भी लिख सकते हैं, लास्ट में जो x की वैल्यू आएगी वही h की हो जाएगी वैसे, क्योंकि दोनों इक्वल है, h और x दोनों इक्वल है, तो अगर आप चाहें, आप x लिखना चाहें h की जगह तो लिख सकते हैं, और जो वैल्यू x की आएगी आपकी लास्ट में सॉर्ट आउट करके वो भी h की। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h प्लस 2y इज इक्वल टू √3h। अब इस प्लस के h को इधर ले आइए, माइनस बना लेते हैं, 2y इज इक्वल टू √3h माइनस h, इसमें से h कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1 अंदर ब्रैकेट में बचा। अब इसको √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में आते हैं, तो h की वैल्यू यहाँ से बनेगी 2y अपॉन √3 माइनस 1। अब आपको पता है इसकी क्या होनी है, रेशनलाइजेशन, h इज इक्वल टू 2y अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू 2y ब्रैकेट √3 प्लस 1। अभी इसको ऐसे रखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा एक बार लिखा है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, आइए, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h इज इक्वल टू 2y ब्रैकेट √3 प्लस 1
जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया h इज इक्वल टू √3 + 1। यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको दोबारा कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछ लीजिए, बोलिए। एक्सप्लेन करना है कुछ दोबारा, ये समझ आ गया, ये समराइज करना है दोबारा, बोलो। सर समझ आ गया। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये फॉन्ट सही है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ये इससे भी बड़ा लिखूं थोड़ा, ये ठीक है? सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको दोबारा इसमें से कोई पॉइंट x पूछना है, वैसे आप x में भी निकाल सकते हैं, जो x की वैल्यू आएगी वही h की हो जाएगी, मीन h इक्वल टू x। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन पूछना है किसी को, 14 करना है? यस सर। चलिए तो 14 करते हैं, आइए। फोर्टीन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कहता है 14th क्वेश्चन में, 14th में कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइंग horizontally 1 kilometer above the ground and going away from the observer। एक एरोप्लेन है जो 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से, और वो जो ऑब्जर्वर है जो उस एरोप्लेन को देख रहा है उससे दूर जा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। ये हम एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं और इस 1 किलोमीटर हाइट के ऊपर ये हम 1 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये एरोप्लेन है यहाँ पर इस पोजीशन पर, यहाँ पर एरोप्लेन, ये ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, इसको जोड़ देते हैं, यहां से इसको ग्राउंड दिखा देते हैं। तो एक ऑब्जर्वर है ये जो एक प्लेन को ऊपर उड़ते हुए देख रहा है और प्लेन ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, प्लेन इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कहता है कि an aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground and going away from the observer is observed at an angle of 60 degree। अभी ये जो ऑब्जर्वर है इस एरोप्लेन को इस पॉइंट पर ए पॉइंट कह देते हैं, इस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है उसे प्लेन का, वो दिख रहा है 60 डिग्री, और ये एरोप्लेन इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, ओके, देन आगे कहता है after 10 seconds its elevation is observed to be 30 degree। 10 seconds बाद, 10 सेकंड बाद, यही जो एरोप्लेन है 10 सेकंड बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है इसी पॉइंट से, तो 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, माना 10 सेकंड बाद हमारा एरोप्लेन इस पॉइंट बी पर आ गया। आफ्टर 10 सेकंड्स स्ट्रेट लाइन में आगे इसी डायरेक्शन में एरोप्लेन बढ़ रहा था, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मतलब ये मानिए कि ये कोई हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और ये प्लेन इससे दूर जा रहा है, ऐसे ये प्लेन इससे दूर जा रहा है। तो माना 10 सेकंड बाद अब एरोप्लेन की नई पोजीशन बी है, ऑब्जर्वर अपने पॉइंट पर ही, यहां से अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस बी पॉइंट के लिए वो 30 डिग्री बनता है। ठीक है, यहां से जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब नीचे वाला 30 डिग्री। ये सिचुएशन एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको कंप्लीटली अगर मैं बनाऊं तो ये सिचुएशन है, और ये कंप्लीट एंगल जो है वो तो 60 डिग्री है, और जो छोटा वाला एंगल अब बना है वो 30 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक एरोप्लेन जो 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ऑब्जर्वर जब उसे शुरुआत में देखता है तो एंगल बनाता है 60 डिग्री, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। इसके बाद 10 सेकंड बाद एरोप्लेन इस पोजीशन पर पहुंच जाता है मान लेते हैं,
और अब जो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता है 30 डिग्री। इसे जोड़ते हैं और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। बाकी तो हम फिगर को कंप्लीट कर लेंगे, वो तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए आपको समझ भी आया या नहीं? बोलिए। Yes, sir. डायग्राम समझ आया? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो देखिए, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई ऑब्जर्वर। अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, ये वाला, और उसके 10 सेकंड बाद हम मान लेते हैं एरोप्लेन की ये वाली नई पोजीशन है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। हाइट वही है एरोप्लेन की, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ये 1 किलोमीटर है, और ये भी हाइट वो भी 1 किलोमीटर है। इसको ए, बी, सी, डी और ई मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर का मतलब हो जाता है 1000 मीटर, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड बताइए एरोप्लेन की क्या है, और वो भी किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना कि जो एरोप्लेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ADE। ADE। अब मैं बता देता हूं इसमें शॉर्टकट में कि हम करने क्या वाले, पहले रफ में समझ। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब अगर एयरप्लेन की स्पीड चाहिए तो आपको पता होना चाहिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितने टाइम। अब क्वेश्चन में हिंट आपको ये दिया हुआ है कि एरोप्लेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ए से बी तक की डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरोप्लेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करता है। कैसे पता चला? क्योंकि उसने हिंट दिया था कि 10 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो 10 सेकंड बाद एरोप्लेन पहुंचा कहाँ? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा। यानी ये जो दूर डिस्टेंस आप देख रहे हैं ए से बी तक के बीच की, ये एरोप्लेन ने 10 सेकंड्स में कवर कर। अगर मुझे ये पता चल जाए कि डिस्टेंस कितनी है, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अगर मुझे वो ये पता चल जाए तो फिर तो बात बन जाएगी, डिस्टेंस भी आ जाएगा, टाइम भी है ही, से स्पीड निकल जाएगी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। हाँ। और अभी शुरुआत में मान के चलते हैं कि जो एरोप्लेन की स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि x मीटर पर सेकंड क्यों किलोमीटर पर आवर? वो इसलिए क्योंकि टाइम ड्यूरेशन सेकंड में दी हुई, डिस्टेंस हम मीटर में कैलकुलेट कर देंगे, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर, और आप चाहें तो पहले ही डिस्टेंस किलोमीटर में लेके चलें और फिर टाइम जो दिया है 10 सेकंड का उसे आर में कन्वर्ट कर, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एरोप्लेन की स्पीड को x मीटर पर सेकंड। तो मुद्दे की बात यह है कि मुझे ए बी की डिस्टेंस चाहिए, कि अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम मुझे 10 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस समय स्पीड कैलकुलेट कर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी बना हुआ है आपका, ये एक स्क्वायर बन गया है आपका। देखिए ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, और जो ए बी की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू हो जाएगी? स्क्वायर गलत बोल दिया मैं, रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो जो ए बी की वैल्यू हो जाएगी वही डी सी की हो जाएगी। बोलिए हाँ कि ना? जो हमारा ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, वो एक रेक्टेंगल बन। बोलो समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो फिर डीसी की वैल्यू निकालने की, सी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप सेम लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए।
तो अगर आपको ए बी की वैल्यू चाहिए तो आपको बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, वरना नहीं। ठीक।